वर्ल्ड ज्योग्राफी सेगमेंट में आज हम बताएंगे नेपाल देश के बारे में, जो इस वक्त हिंसाग्रस्त है, बहुत तेज़ी से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो चर्चा आज हम करेंगे नेपाल देश के बारे में, जो भारत का एक पड़ोसी देश भी है। तो थोड़ा सा परिचय दें नेपाल देश के बारे में। तो नेपाल दक्षिणी एशिया महाद्वीप में स्थित एक भूआबद्ध देश है, यानी लैंड लॉक्ड देश है। लैंड लॉक्ड देश से मतलब ये होता है कि जिसकी सीमा किसी समुद्र से ना लगती हो, सागर महासागर से ना लगती हो। नेपाल का लगभग 80% भाग पर्वतों का विस्तार है, यानी पर्वत पाए जाते हैं, और दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में ही स्थित हैं। जिसमें दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, वो भी नेपाल में स्थित है। नेपाल एक बहुभाषी देश है, कई भाषाएं बोली जाती है, बहुसांस्कृतिक देश है, और नेपाल की आबादी लगभग देखा जाए तो 3 करोड़ है, और यहाँ की राजधानी जो काठमांडू है। और नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है कि जिसका जो राष्ट्रीय ध्वज है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, आयताकार नहीं है, जिसको हम अभी आप लोग से दिखाएंगे। तो एक विचित्र देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं, दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है। कुछ अन्य विशेषताएं चर्चा करेंगे नेपाल के बारे में, नेपाल की सांस्कृतिक विरासत के बारे में, नेपाल के जो पर्वतीय जो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है, नेपाल के प्रमुख जो पड़ोसी देश हैं उसकी चर्चा हम आप लोग से करेंगे। तो जैसा आप लोग चित्र में हम देखते हैं कि जो नेपाल देश है, नेपाल के अगर देखा जाए तो नेपाल देश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। अगर इसके दक्षिण में देखा जाए तो भारत है, अगर इसके पूरब में जाया जाए तो भारत का सिक्किम राज्य पड़ेगा, पश्चिम में जाएंगे तो उत्तराखंड राज्य पड़ेगा। अगर दक्षिण में हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से सीमा नेपाल की लगती है। नेपाल के बारे में कुछ सामान्य चीज़ों को और चर्चा हम लोग करते हैं। तो नेपाल के जो अन्य नाम है, इसको नेपा कहा जाता है, तिब्बत में इसको नेपा कहा जाता है। नेपाल का शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग जो हुआ वो कौटिल्य जो चाणक्य थे, उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सबसे पहले नेपाल शब्द का उपयोग किया था। इसके अलावा इसको नेवार शब्द भी कहा जाता है, नेपाल का नेवार भी नाम है, जो गोरखालैंड क्षेत्र है या गोरखा साम्राज्य, उसमें इसको नेवार कहा जाता था। इसे हिमालय भूमि भी कहा जाता है, हिमालय पुत्र भी कहा जाता है, सागर माथा का भी देश कहा जाता है। सागर माथा का मतलब माउंट एवरेस्ट को लोग सागर माथा कहते हैं। पशुपति देश या देवभूमि भी कहा जाता है। तो इस तरीके से कई नाम हैं नेपाल के। इसके पड़ोसी देशों की एक बार मैं पुनः आप लोग से चर्चा करा दूँ कि अगर इसके उत्तर में जाओगे तो तिब्बत या चीन पड़ेगा, तिब्बत जिस पर नियंत्रण चाइना का है। दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी भाग में भारत है। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं, 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। तो भारत में 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से। भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। ये राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम। और जो सीमा की लंबाई है, भारत से नेपाल की जो सीमा लगती है वो 17,511 किलोमीटर के आसपास सीमा लगती है, यानी 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। 1751 किलोमीटर सीमा भारत से नेपाल की लगती है। नेपाल की कुछ चर्चा हम लोग कर लें भूआकृतिक प्रदेश की। अगर टोपोग्राफी की चर्चा करें, जो टोपोग्राफिकल रीजन है, यानी नेपाल की भूआकृतिक प्रदेश की चर्चा करें, तो नेपाल को भौगोलिक रूप से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चूँकि नेपाल इस वक्त चर्चा में है तो इससे क्वेश्चन आप लोग से विभिन्न एग्जामों में आ सकते हैं। और वैसे भी हमारी सामान्य जानकारी के लिए नेपाल के बारे में जानना चाहिए। एक तो हमारा पड़ोसी देश है और हमारा हर तरीके से सांस्कृतिक रूप से अन्य प्रकार से हमसे जुड़ा हुआ देश है। तो उत्तर में अगर देखा जाए 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। तो उत्तर का जो भाग कहलाता है वो ग्रेट हिमालयन क्षेत्र कहलाता है। जो नेपाल का उत्तर वाला भाग है वो ग्रेट हिमालयन क्षेत्र कहलाता है। नेपाल का उत्तरी भाग ग्रेट हिमालयन क्षेत्र कहलाता है। यह महान हिमालय, इसको बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय दुनिया का, जैसा जानते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। महान हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई अगर हम लोग देखें तो 4,800 से लेके 8,848 मीटर तक है इसकी ऊंचाई। और विश्व के जो 10 सबसे ऊंची चोटियाँ शिखर जो पीक्स पाए जाते हैं,
8 इसी में है, महान हिमालय में है। और दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, वो नेपाल के ग्रेट हिमालय क्षेत्र में ही है, यानी महान हिमालय क्षेत्र में भी है। इसके अलावा यहाँ पे दुनिया की अन्य प्रमुख चोटियों में देखा जाए तो मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि चोटियाँ यहाँ पाई जाती हैं, जो सामान्यतः बर्फ़ से ढकी रहती हैं। इतना ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण बर्फ़ से ढकी रहती हैं। जलवायु अत्यंत ठंडी है, जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो शेरपा, भूटिया तथा तिब्बती मूल के लोग अधिक रहते हैं, यद्यपि जनसंख्या यहाँ पे बहुत कम पाई जाती है। कई नदियों का उद्गम है, जिसमें गंडक, कोसी, कर्णाली नदियों का उद्गम है। ये क्षेत्र है जो हिमालय का महान हिमालय क्षेत्र है। यह क्षेत्र पर्वतारोहण के लिए, ट्रैकिंग के लिए, पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो महान हिमालय का ग्रेट हिमालय का क्षेत्र है। ग्रेट हिमालय के उत्तर में अगर हम चले जाएंगे तो तिब्बत है, यानी तिब्बत चाइना पड़ेगा, और पश्चिम में उत्तराखंड है। पूर्व में देखा जाए तो सिक्किम राज्य है भारत का। साल भर ये चोटी बर्फ़ से ढकी रहती है। वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा होती है तो हिम वर्षा के रूप में होती है, यानी स्नो फॉलिंग होती है। यहाँ पे अधिक ऊंचाई और ठंड के कारण वनस्पतियों का विकास बहुत ही कम हुआ है। यहाँ अगर कुछ जानवरों में देखा जाए तो हिम तेंदुआ मिलेंगे, कस्तूरी मृग मिलेंगे, याक मिलेंगे, जंगली भेड़ मिलेंगे, और जैसे जीव बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। ये मुख्य रूप से ट्रैकिंग के लिए और पर्वतारोहण के लिए ये जो क्षेत्र है काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है, और दुनिया भर के लोग यहाँ पे पर्वतारोहण के लिए आते हैं, खासकर माउंट एवरेस्ट पर। नेपाल का मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इसके उत्तर में देखा जाए मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र के तो महान हिमालय है, और तथा दक्षिण में देखा जाए तो भाबर और तराई का मैदान पाया जाता है नेपाल का। ऊंचाई देखा जाए तो 600 से लेकर 4800 मीटर है इसकी, और चौड़ाई देखा जाए तो 80 से लेकर 120 किलोमीटर है, जो मध्य पहाड़ी क्षेत्र है नेपाल का। यह नेपाल का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, जो मध्य हिमालय वाला क्षेत्र है। यहाँ की जो पर्वत, यहाँ देखेंगे ये जो पर्वत हैं, यहाँ बहुत छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती हैं, घाटियाँ पाई जाती हैं, उपजाऊ मैदान मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे जो अगर हम लोग देखते हैं तो प्रसिद्ध जो काठमांडू घाटी है यहीं पे मिलती है, इस क्षेत्र में है। और महाभारत तथा चुरिया पहाड़ियाँ पाई जाती है, जो हिमालय के यहाँ पे नाम है। भूकंप सामान्यतः इस भाग में अधिक आते हैं। जलवायु समशीतोष्ण टेम्परेट है, उपजाऊ मिट्टी है, कृषि योग्य भूमि है। तो नेपाल की सबसे अधिक जनसंख्या इसी क्षेत्र में रहती है। अगर इसमें देखा जाए प्रमुख जो जातियाँ रहती हैं वो नेवार हैं, गुरुंग है, मगर है, लिम्बू है, निम्बू राय है, तमांग है। व्यवसाय देखा जाए तो यहाँ पे मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और व्यापार होता है। शहर और कस्बे देखा जाए तो अधिकांश जो शहर और कस्बे हैं इसी भाग में है नेपाल के, चाहे काठमांडू हो, पाटन हो, पोखरा हो या गोरखा हो, ये सब जो क्षेत्र पाए जाते हैं, ये सब शहर पाए जाते हैं, ये हिमालय के जो मध्य पहाड़ी क्षेत्र है वहीं पर मिलते हैं। नेपाल का दक्षिणी जो तराई क्षेत्र जिसको बोला जाता है, जो तीसरा प्रमुख भाग है, तो हम आप लोगों को पुनः एक बार बता दें, जो हिमालय का नेपाल का एकदम उत्तरी भाग है वो महान हिमालय वाला भाग है, जिसको ग्रेट हिमालयन रीजन कहा जाता है। ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं और मानव का निवास बहुत ही कम पाया जाता है, क्योंकि जलवायु अत्यधिक ठंडी होने के कारण और ऊंचाई अधिक होने के कारण, असमतल धरातल होने के कारण वहाँ पे मानव का निवास बहुत कम पाया जाता है। जो नेपाल का मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ की ज़मीनें जो घाटियाँ हैं या घाटियों के बीच में जो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। नेपाल का जो दक्षिणी तराई वाला क्षेत्र के बारे में हम आप लोग से चर्चा करेंगे। ये पतली पट्टी के रूप में आपको नेपाल के दक्षिणी भाग में मिलेगा। तो नेपाल के दक्षिणी भाग में इसकी जो दक्षिणी सीमा है भारत से लगती है, भारत का उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से लगती है। ये सबसे घनी और आबादी वाला क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। इसे नेपाल का धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि धान की खेती इस क्षेत्र में अधिक होती है। तो तराई क्षेत्र को नेपाल का धान का कटोरा, बाउल ऑफ राइस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धान की खेती अधिक होती है। इसकी अगर देखा जाए लंबाई देखा जाए तो 800 किलोमीटर और चौड़ाई देखा जाए तो 25 से 30 किलोमीटर है। जो तराई क्षेत्र है नेपाल का समतल है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु आर्द्र है, गर्म है, और यहाँ सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, और मुख्य रूप से यहाँ पे धान की खेती की जाती है। यहाँ का अगर देखा जाए भारत का जो यहाँ जो क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है जो नेपाल का, ये भारत से सांस्कृतिक समानता रखता है, यूपी बिहार वाले क्षेत्र से समानता रखता है। यहाँ पे अगर देखा जाए प्रमुख जातियाँ कौन सी रहती हैं तो थारू तथा अन्य भारतीय जातियाँ रहती हैं। मैथिली, भोजपुरी और अवधी भाषा यहाँ पे बोली जाती है, और नेपाल का ये अन्न भंडार कहलाता है। और ख़ासकर
यहाँ पे धान की खेती व्यापक स्तर पर होती है। जो नेपाल का तराई क्षेत्र, इसका कारण है यहाँ की जलवायु गर्म है, आर्द्र है, वर्षा खूब होती है, मिट्टी उपजाऊ है, इसलिए इस क्षेत्र में धान की खेती व्यापक रूप से की जाती है। अगर देखा जाए इस क्षेत्र में प्रमुख शहरों को देखा जाए तो यहाँ है वीरनगर है, जो औद्योगिक नगर भी है, जनकपुर है, वीरगंज है, भैरहवा, ये सब शहर देखा जाए तो नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में मिलते हैं। ये नेपाल की भाषा देखा जाए कि नेपाल में भाषा कौन सी बोली जाती है, तो नेपाल एक बहुभाषी देश है, बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, 120 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं नेपाल में, जिसमें जो नेपाली भाषा है वो राज्यभाषा है, यहाँ की है, आधिकारिक भाषा है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है नेपाली भाषा को। लगभग 45% लोगों की मातृभाषा नेपाली भाषा ही है। इसके अलावा मैथिली भाषा जो तराई क्षेत्र में बिहार से सटे वाले भाग में, खासकर जनकपुर वाले एरिया में बोली जाती है। भोजपुरी भी तराई क्षेत्र में बोली जाती है, बिहार वाले साइड में ही। तमांग ये मध्य पहाड़ी क्षेत्र की मुख्य भाषा है। नेवारी ये काठमांडू घाटी क्षेत्र की मुख्य भाषा है। इसके अलावा अन्य कई भाषाएं भी बोली जाती हैं नेपाल में। नेपाल में देखा जाए, नेपाल में अगर जातीय व्यवस्था या इथनिक ग्रुप से देखा जाए, जो जनजातीय व्यवस्था पाई जाती है, तो इसमें भी बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, बहुत सी जातियाँ पाई जाती हैं। इसमें कुछ जातियों का नाम आप लोग को मैं बताऊँगा। एक है गुरुंग, ये गुरुंग जो क्षेत्र है ये गोरखा और पोखरा क्षेत्र में पाया जाता है। गोरखा जैसे जानते हैं अपने जो सैनिक होते हैं ये अपनी बहादुरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक मगर जनजाति है, ये मध्य पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है और ये भी सैनिक हैं और किसान हैं। राई और लिम्बू ये पूर्वी नेपाल में पाई जाती है, अपने लोक नृत्य और सांस्कृतिक कृत्यों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये देखिएगा जो चित्र में आप लोगों को दिख रहा है ये भाबर क्षेत्र दिख रहा है नेपाल में। ये तमांग है, ये काठमांडू क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। एक शेरपा है, ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो ग्रेट हिमालयन क्षेत्र है। ये पर्वतारोहण और जो ट्रैकिंग गाइड के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं और ये लोग बहुत उत्तम किस्म के पर्वतारोही भी होते हैं। एक भोटिया जाति है, ये तिब्बत मूल की है। ये मुख्य रूप से पशुपालन करते हैं और मुख्य रूप से याक पालन करते हैं। इसके अलावा ये लोग व्यापार का कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो नेपाल में है बहुत सी एथनिक ग्रुप पाए जाते हैं, बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। एक थकाली है, ये थकाली जनजाति जो है ये मुस्तांग क्षेत्र है। ये होटल और व्यवसाय यानी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। जो थकाली यहाँ की जनजाति है या जातियाँ जो पाई जाती हैं। इसके अलावा थारू है, ये नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ये लोग मुख्य रूप से कृषि कार्य करते हैं या मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रकार नेपाल के है बहुजातीय तथा बहु जनजातीय वाला देश है। अगर धर्म की बात किया जाए कि नेपाल में रिलीजन की बात किया जाए तो बहुत समय तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा, लेकिन वर्तमान में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। तो यहाँ पे लगभग 81% हिंदू पाए जाते हैं और लगभग 9% बौद्ध धर्म, लगभग 5% इस्लाम धर्म और लगभग 2% ईसाई धर्म। इसके अलावा अन्य धर्म के लोग, जैसे किरात, अन्य धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो नेपाल है ये बहुधर्मी देश है, बहुत से धर्म को मानने वाले लोग हैं। प्रमुख त्योहारों में देखा जाए तो प्रमुख त्यौहार अगर देखा जाए तो यहाँ दशहरा, जिसको दशहरा कहा जाता है भारत में, ये सबसे बड़ा त्यौहार है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा जो त्यौहार है ये दशहरा है नेपाल वालों का। ये हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार। एक तिहार जिसको हम लोग दीपावली बोलते हैं। एक बुद्ध जयंती होती है, जैसे हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध जी महाराज का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। एक लोसार त्यौहार होता है, ये तिब्बती नव वर्ष होता है, जो तिब्बती मूल के लोग होते हैं उसको मनाते हैं लोसार। एक सकेला होता है, इसको राई और लिम्बू लोगों का पर्व है। छठ, महाशिवरात्रि, ईद, अन्य बहुत से पर्व यहाँ पे मनाए जाते हैं। यानी नेपाल में लगभग उन सब पर्वों को मनाया जाता है जो भारत जैसे देशों में मनाया जाता है, क्योंकि भारत से इनकी कल्चर और संस्कृति पूर्णतः मिलती है। नेपाल के प्रमुख शहरों की बात किया जाए तो यहाँ का जो प्रमुख शहर है काठमांडू है। ये नेपाल की राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर है। लगभग आबादी इसकी 15 लाख है। ये काठमांडू घाटी में स्थित है। काठमांडू घाटी जिसे हम लोग जानते हैं महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। यहाँ का जो पशुपतिनाथ मंदिर तथा बौद्धनाथ स्तूप तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। ये विश्व प्रसिद्ध है। काठमांडू को त्रिभुवन नगर भी कहा जाता है और ये बागमती नदी के किनारे स्थित है। इस शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और हम आपको जैसा बताया कि ये सबसे बड़ा शहर भी है और इसकी राजधानी भी है काठमांडू। एक पोखरा शहर है। पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आबादी लगभग इसकी देखी जाए तो 5 लाख है और इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। नेपाल का प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है, इसीलिए इसको पर्यटन की राजधानी भी कहा जाता है। टूरिस्ट कैपिटल भी बोला जाता है नेपाल का। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो फेवा झील और
बेगनास झील, रूपा झील यहाँ की मुख्य झीलें हैं। स्थानीय समुदाय जो यहाँ हैं गुरुंग और मगर लोग हैं, ये अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। और गोरखा सैनिक जो हैं का एक जो बड़ा भाग होता है, जो भारत, नेपाल और ब्रिटेन की सेना में भर्ती होते हैं, लगभग इसी क्षेत्र से एक बड़े लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोरखा समुदाय, गुरुंग समुदाय और मगर के जो मगर समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं और ये सेना में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे बाराही मंदिर है, गुप्तेश्वर गुफा है और यहाँ का सारंगकोट है। सारंगकोट में सूर्योदय और पर हिमालय दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। जो सारंगकोट है ये पोखरा में पड़ता है। अन्नपूर्णा चोटी यहाँ से एकदम क्लियर दिखती है, जो पोखरा क्षेत्र है, तो पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक ललितपुर, जिसको पाटन बोला जाता है, आबादी लगभग 4 लाख है। ये भी काठमांडू घाटी का ही एक प्राचीन शहर है। ये भक्तपुर है, ये काठमांडू घाटी का ऐतिहासिक नगर है। ये मल्ल वंश की राजधानी थी। यहाँ का जो मीठा दही है, जिसको जूजू धो भी कहा जाता है, विश्व प्रसिद्ध है। ये यहाँ का विराट नगर है, ये पूर्वी नेपाल में है। ये नेपाल का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है विराट नगर। इसकी आबादी लगभग 3 लाख है और नेपाल की इसको औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। जो विराट नगर है ये पूर्वी नेपाल में पड़ता है। इसके अलावा वीरगंज है, ये तराई क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक नगर है। जनकपुर, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। इसके अलावा नेपालगंज, लुम्बिनी, जहाँ लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। इसके अलावा फैरामा, कई शहर यहाँ पे हैं, लेकिन जो काठमांडू है और इसके अलावा जो पोखरा है, ये ज़्यादा प्रसिद्ध शहर यहाँ के। थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं, एक थोड़ी सी पहले और बता दें। अब थोड़ी सी नेपाल के लगभग 40% के बारे में करते हैं, वन क्षेत्र भी के बारे में करते हैं। तो नेपाल के इतिहास के बारे में देखा जाए तो नेपाल का जो इतिहास प्राचीन काल से ही मिलता है। इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद में और पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। काठमांडू घाटी कभी झील थी, जिसे माना जाता है, जो हमारी पौराणिक मानता है कि मनुष्य मुनि जिसको मनु कहा जाता है ने इसको बसाया था। इसके साथ नेपाल में किरात जनजाति का शासन था। इसका भी उल्लेख पुराणों और ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा जो यहाँ पे लिच्छवी वंश था, लगभग 400 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक शासन किया। काठमांडू घाटी को संगठित किया लिच्छवी वंश ने। मल्ल वंश का शासन यहाँ पे रहा 12वीं से 18वीं शताब्दी तक। काठमांडू घाटी इस वक्त 3 भागों में बंट गई, काठमांडू घाटी, पाटन और भक्तपुर। गोरखा साम्राज्य का एकीकरण, गोरखा राज्य और नेपाल का जो एकीकरण हुआ वो 1743 से लेकर 1768 के बीच हुआ। गोरखा राज्य के एक राजा थे पृथ्वीनाथ नारायण शाह, जो छोटे छोटे नेपाल के राज्यों को मिलाकर आधुनिक नेपाल का एकीकरण किया और काठमांडू को राजधानी बनाया। यहाँ पे शाह वंश और राणा वंश का भी शासन रहा 1768 से लेकर 1951 तक। 1951 में नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई, यानी लोकतंत्र की शुरुआत हुई। लेकिन 1960 से 1990 तक पंचायती व्यवस्था लागू हुई और दलों पे प्रतिबंध लगा दिया गया और राजा ने अपने हाथ में शासन ले लिया। 2001 में राजमहल जो हत्याकांड हुई, जिसमें राज्य परिवार के सभी लोगों को मार दिया गया और फिर से लोकतंत्र की शुरुआत हुई। 2008 से संघीय लोकतंत्र गणराज्य नेपाल बना हुआ है। 2008 से यहाँ पे जो राजशाही है समाप्त कर दी गई और ये एक संघीय गणराज्य बन गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया है। और अभी हाल ही में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे काफ़ी हिंसा की घटनाएं हो रही हैं फिर से, और यहाँ पे कई शासकों को देश छोड़कर भागकर जाना पड़ा है। इसका मुख्य कारण है बेरोजगारी, अशिक्षा और नेताओं का भ्रष्टाचार मेन कारण माना जा रहा है। जो वर्तमान में हिंसा का जो मेन कारण है नेपाल में, ये मेन कारण यही है। नेपाल के जो गोरखा सैनिक हैं, ये नेपाल के साथ साथ भारत और ब्रिटेन सेना में भी भर्ती किए जाते हैं। भारत में तो एक गोरखा रेजिमेंट है और जिसमें नेपाल के लोगों को भर्ती सेना में नेपाल के लोगों को भी किया जाता है। ये नेपाल का क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है और जिसकी लगभग 65% जनसंख्या कृषि कार्यों में डायरेक्ट लगी हुई है। धान अगर हम लोग देखें तो यहाँ का मुख्य फसल है, अगर देखा जाए नेपाल का, और ये मुख्य फसल धान है। ये मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा मक्का है, अन्य फसलों में गेहूँ, जौ, बाजरा, नकदी फसलों में गन्ना, तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से चाय, जो यहाँ का इलाम और झाबा क्षेत्र जिला प्रसिद्ध है चाय के लिए। इसके अलावा कॉफ़ी की खेती होती है, तंबाकू की खेती होती है। दलहनों में देखा जाए तो मसूर का बड़ा उत्पादक देश है नेपाल। इसके अलावा निर्यातक देश भी है। इसके अलावा अरहर, मूंग और उड़द की दाल की भी खेती होती है। फलों में देखा जाए तो इसका इलाम और पोखरा जो क्षेत्र है अपने संतरा की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा सेब, नाशपाती, केला, आम आदि की खेती भी नेपाल में होती है।
तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि नेपाल एक कृषि प्रधान देश है। यद्यपि यहाँ पे कृषि कार्यों में अधिक लोग लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि अधिकांश भाग पहाड़ी है, इस कारण यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न और खाने पीने की वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाता है, तो इसको अन्य देशों से आयात करना पड़ता है नेपाल को। एक थोड़ी सी चर्चा हम आप लोग से और बता दें कि विश्व में नेपाल तथा थाईलैंड ही दो ऐसे देश हैं जो कभी गुलाम नहीं हुए, जो किसी का उपनिवेश नहीं बने। अगर देखा जाए दो प्रमुख देश हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जापान और लाइबेरिया देश भी हैं, सीधे गुलाम नहीं हुए, लेकिन कभी कभार इनके ऊपर अन्य देशों का शासन रहा। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान पे यूएसए का कंट्रोल हो गया था। अगर देखा जाए नेपाल की कुछ अन्य बातों की, तो इसका जो तराई क्षेत्र है ये काफ़ी बाढ़ प्रभावित है। अक्सर बरसात के मौसम में मानसूनी वर्षा जब होती है, जब अधिक वर्षा होती है, तो इसका जो तराई क्षेत्र होता है काफ़ी बाढ़ प्रभावित रहता है। नेपाल का जो बिहार और उत्तर प्रदेश से सटा एरिया है, वहाँ पे बाढ़ की स्थिति काफ़ी गंभीर रहती है और लगभग हर साल खासकर इसके तराई क्षेत्र में और भाबर वाले क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति हमेशा होती है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है। इसके अलावा तराई क्षेत्र में भी वर्षा होती है। हिमालय क्षेत्र का पानी भी तेज़ी से नदियों के माध्यम से तराई क्षेत्र में आने से अक्सर नदियों के द्वारा नदी बाढ़ की स्थिति यहाँ पर बनी होती है और काफ़ी विनाश होता है यूपी, बिहार और नेपाल में। भारतीय राज्य प्रणाली की तरह नेपाल को भी देखा जाए तो यहाँ पे भी 7 राज्यों में बांटा गया है नेपाल को। 2015 में 7 राज्य बनाए गए हैं। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, वैसे नेपाल में 7 राज्य बनाए गए हैं, जिसमें कोसी प्रदेश, बागमती प्रदेश, मध्य प्रदेश, गंडक प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णावती प्रदेश और सुदूर पश्चिमी प्रदेशों में बांटा गया है नेपाल को। नेपाल और भारत के संबंधों की बात किया जाए तो ऐतिहासिक रूप से संबंध रहे हैं और वर्तमान में नेपाल और भारत की जो बाउंड्री है वो ओपन है, किसी वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती और भारतीय जो मुद्रा है वो नेपाल में चलती है। नेपाल की रुपया एकदम नेपाली रुपया चलती है, लेकिन भारतीय मुद्रा भी नेपाल में मान्य है। और जो सबसे बड़ा व्यापारिक देश है नेपाल का, वो भारत ही है। चाहे आयात की स्थिति हो चाहे निर्यात की स्थिति हो, भारत ही सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात नेपाल को करता है। नेपाल यूरेशिया और भारतीय प्लेट के सीमांत क्षेत्र पर स्थित होने के कारण, अर्थात अभिसारी या विनाशकारी प्लेट सीमांत पर स्थित होने के कारण यहाँ अक्सर भूकंप की घटनाएं होती रहती हैं। जैसा 2015 में जो विनाशकारी भूकंप आया था, उसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। ये हम प्रमुख इस यहाँ के कुछ उत्पादक या प्रसिद्ध चीज़ों की चर्चा करें तो एक अदरक का उत्पादन जो कहा जाता है विश्व में, जो जैविक अदरक के उत्पादन में जो नेपाल है तीसरे स्थान पे है। इसके अलावा चाय और जो कॉफ़ी का उत्पादन करता है, उच्च गुणवत्ता की चाय और कॉफ़ी का सीमित मात्रा में जो उत्पादन करता है नेपाल करता है। यहाँ की जो कॉफ़ी और चाय होती है वो उच्च गुणवत्ता वाली होती है। इसके अलावा जो इसका पोखरा क्षेत्र है वो संतरा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो नेपाल है एक छोटा देश है, यद्यपि एक गरीब देश है। यहाँ का जो देखा जाए जीडीपी काफ़ी कम है, लेकिन भारत के दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण देश है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से ये भारत का हमेशा से करीबी देश रहा है। तो आज आप लोग को जो जानकारी दी गई वो नेपाल देश के बारे में दी गई। जो नेपाल, हम आपको बता दें कि दक्षिणी एशिया का एक देश है। दक्षिणी एशिया में जो 7 देश हैं, मुख्य रूप से राजनीतिक रूप से देखा जाए तो 8 देश हैं। अफगानिस्तान को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो 7 देश हैं। और जो दक्षिण एशियाई संगठन है दक्षेस, जिसको सार्क बोला जाता है, उसका मुख्यालय भी काठमांडू नेपाल में है। तो नेपाल एक तो ख़ास बात इसकी है कि यहाँ के जो गोरखा सैनिक हैं ये विश्व प्रसिद्ध हैं। ये भारत के साथ साथ नेपाल और ब्रिटेन की सेना में भी इनकी एक रेजिमेंट पाई जाती है। और जो नेपाल का एक जो और ख़ास बात है नेपाल की, कि नेपाल बहुभाषाई बहुसांस्कृतिक देश है और भारत से इसका ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। तो आशा करता हूँ जो जानकारी आप लोग को नेपाल के संदर्भ में दी गई है वो आप लोग को अच्छी लगी होगी। यदि आप लोग को जानकारी नेपाल के संदर्भ में अच्छी लगी होगी तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। अगला जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो थाईलैंड देश के बारे में।